नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान के असीम हाय हाय नमस्कार। हाय सभी को नमस्कार। अच्छा यार, आपकी बात सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले ईश कृपा ग्रुप लखनऊ का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। एक 12 आध्यात्मिक जो उपकरण हमारे सामने में रखे गए हैं, उन 12 कदमों में से कदम नंबर 8 और 9 पे मुझे अपने अनुभव साझा करने हैं। पहले मैं उनको पढ़ लेता हूँ दोस्तों। कदम नंबर 8 हिंदी में कहता है, हमने उन सब लोगों की गिनती की जिन्हें पिछले दिनों नुकसान पहुंचाया था और उनकी भरपाई करने के लिए हम तैयार हो गए। आगे कदम नंबर 9, जहां तक संभव था हमने उसके प्रतिफल का भरपाई का प्रयत्न किया, किंतु ऐसे लोगों को छोड़ दिया जिनकी भरपाई प्रतिफल करने से उनको और नुकसान हो जाता। दोस्तों, तकरीबन 15-16 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है और मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक पूरी तरीके से रॉक बॉटम अल्कोहलिक था। 24 आवर्स का शराबी, जिंदगी के लगभग हर फ्रंट अस्त व्यस्त हो चुके थे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर तरीके से मैं दोस्तों पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होकर ए में आया था। ए में आने के कुछ साल पहले 2003 में मैं मरते मरते बचा। इसी शराबीपन की वजह से मुझे टीबी हो गई थी। मैं हल्का एक पाव से लंगड़ापन का शिकार हो गया था और तकरीबन मैं 5 महीना पूरी तरीके से बेड रिडन रहा। उसके बाद के 5-6 महीने मुझे बैसाखियों से चलने पड़े और देखने वाले सभी बोलते थे कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। और ऊपर से मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान। आज कहीं तो भी महसूस करता हूँ कि बेशक मेरी जिंदगी में कोई हायर पावर, एक उच्च शक्ति जो आज मेरी समझ का ईश्वर है, वो उस वक्त भी काम कर रहा था। इसीलिए शायद मैं उस भयानक बीमारी से मैं बचा। मगर दोस्तों, मेरे जैसा एक शराबी पूरी तरीके से इगोइस्टिक पर्सनैलिटी रहता है, अहंकार कूट कूट के भरा रहता है और अपनी हार मानने के लिए वो तैयार नहीं होता। इसी का नतीजा हुआ कि 11 महीने के बाद जब मैं पूरी तरीके से ठीक हुआ, फिर काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार मेरी जिंदगी में शराब आई और वापस मेरे हाल फिर जैसे के वैसे। 35 किलो का वजन, मानसिकता खराब, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना। तो ऐसे में मैंने बहुत कोशिशें की दोस्तों कि मैं इस शराबीपन से दूर हो जाऊं। अपना विल पावर, आसपास के डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, लगभग सारे उपाय मैंने कर लिए थे, मगर ना तो शराब बंद हो रही थी, ना कम होने का नाम ले रही थी। और ऐसे में ही दोस्तों फिर एक बार ईश्वर की कृपा हुई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे 2007 अगस्त में मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से मिला। एक ही इलाके में हम रहते थे, एक जैसा हमारा शराबीपन था और वो 2 महीने से शराब से दूर थे। तो उस दोस्त की वजह से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया और मेरे लिए ये बिल्कुल एक अंतिम पर्याय था। मैं समझ चुका था कि अब यदि मैंने अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ी तो मरना बिल्कुल तय है। कुछ और महीने, कुछ दिन मैं ए में अगर नहीं आता तो शायद मैं अभी जिंदा भी नहीं होता।
इतने मेरे खराब विड्रॉल्स थे, सवेरे उठते बराबर शराब लगती थी, 24 घंटे शराब में मैं रहता था और विड्रॉल्स की वजह से कई बार चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, ऐसी मेरी परिस्थितियां थी। तो जब मैं ए में आया था तो एकमात्र उद्देश्य सामने में था और वो था दोस्तों, जैसे तैसे शराब से दूर हुआ जाए। तब इस प्रोग्राम के बारे में मालूम भी नहीं था कि ये एग्जैक्टली ये प्रोग्राम है क्या। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इस ए की मीटिंग में आते रहा, धीरे धीरे दोस्तों मुझे मेरे अपने आप के बारे में जानकारियां मिलने लगी। सबसे पहले तो पता चला कि जिस तरीके से मैं शराब पी रहा हूं, मैं खुद उसको बंद करना चाहता हूं लेकिन बंद नहीं कर पा रहा हूं। लिमिट में पीना चाहता हूं मगर लिमिट में नहीं पी पा रहा हूं। कई बार कंडीशनल मेरी शराब बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के बाद फिर और शुरू हो जाती है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो यहाँ मैंने पहली बार सुनी दोस्तों अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी। मैं पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छा सोशली एक्टिव था, सारे जमाने का ज्ञान रखता था, बहुत सारी पुस्तकें मैं पढ़ता था, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट हो चुका था, लेकिन कहीं पढ़ने में नहीं आई, कहीं सुनने में नहीं आई कि कोई अल्कोहलिज्म नाम की भी बीमारी होती है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में ही पहली बार पता चला दोस्तों कि मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हूं कि जिसने मेरे मन, शरीर, मेरी आत्मा, मेरी भावनाओं को पूरी तरीके से घेर के रखा है। आत्मा का मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तिमत्व। और इसीलिए सिर्फ शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है या सिर्फ शराब बंद करना मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ए में आने के बाद ही समझने को मिला कि शराब बंद तो हो जाती है, लेकिन ये शराब जो अब बंद है वो फिर दोबारा शुरू ना हो, ये मेरी जिंदगी का असली प्रॉब्लम है। और मेरी जिंदगी में चाहे मेरे हाल पूरे खराब हो चुके हो, मैं मरने की कगार में पहुंच चुका हूं, उसके बावजूद भी बार बार शराब जो चीजें लाती थी, तो उनके बारे में इस ए की मीटिंग में आने के बाद मुझे पता चला कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद में सौभाग्यवश बिग बुक पढ़ने को मिली। पहली बार तो बिल्कुल नॉवेल की जैसी, उपन्यास के जैसी मैंने उसको पढ़ा, तो सब कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ चीजें दौड़ते भागते समझ में आ गई और ध्यान में भी रहेगी। जिसमें एक तो बिल की स्टोरी की वो एक महानतम जो वाक्य है हमारी ए का, कि अगर आपको गॉड कॉन्सेप्ट से तकलीफ है तो आप अपनी कंसेप्शन के गॉड को भी मान सकते हो। और इसने मेरे जैसे नास्तिक किस्म के इंसान की राह जो है आसान कर दी। उसके बाद में जो चैप्टर 5 में हाउ इट वर्क्स में जो मैंने पढ़ा कि शराब मेरी सिर्फ एक लक्षण है, असल जो जड़ है वो कुछ और है। वी हैव टू गेट डाउन दैट कॉजेज एंड कंडीशन। और उसमें उसके बाद पूरी तरीके से मेरी अपनी वास्तविकता उस पुस्तक में, उस चैप्टर में लिखी हुई है कि मेरी शराब बंद होने के बाद में भी फिर दोबारा शराब जिंदगी में कैसे आ जाती है। जबकि मैं देख रहा हूं, मैं खुद महसूस कर रहा हूं। पहले तो लोगों ने समझाया, मैंने नहीं माना। बाद में मेरी बर्बादी मैं अपनी नजर से खुद देख रहा हूं। मैं मरते मरते बच रहा हूं, बदनाम हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। साफ दिख रहा है कि मैं ऐसी गुलामी में फंस चुका हूं शराबी की, अपनी बदौलत वहां से निकल भी नहीं पा रहा हूं। मरण शैया से उठने के बाद में मेरे जैसा शराबी शराब पी रहा है। तो मतलब साफ है कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ अल्कोहल नहीं है। हाँ, बेशक अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा असल प्रॉब्लम है मेरा इज्म, मेरी पर्सनैलिटी। और जब तक मैं इस पर काम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को सोबर नहीं रख पाऊंगा।
बात कि सिर्फ शराब से दूर होने से मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। ए में आने के पहले भी लोग बोलते थे, यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तेरा सब बढ़िया है, तू दारू बंद कर देगा ना तो तेरा सब ठीक हो जाएगा। तो लोगों की सुनते सुनते मैं भी इस भ्रम में था कि हाँ यार बराबर है, अपना सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ शराब ही खराब है, अगर इसको अपन बंद कर देंगे ना तो अपना सब बढ़िया हो जाएगा। ए में आने के बाद में अगर आप ईमानदार हो, आपका मन खुला है, आपकी आप में विलिंगनेस है, तो ये प्रोग्राम हर किसी के लिए काम करता है। हर एक की शराब बंद हो सकती है अगर वो इस प्रोग्राम को एक दिन के आधार पर प्रैक्टिस कर रहा है। तो मेरे भी साथ में हुआ, मेरी भी शराब बंद हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में दोस्तों ये जो भ्रम है कि सिर्फ शराब बंद करने से सब ठीक हो जाएगा, वो टूटने लग गया, क्योंकि मैं शराब से दूर था और अब एक बहुत अच्छी चीज मुझे मिल गई, एक ही सर्विस। शुरू से ही मैं कैरिंग द मैसेज सर्विस, अपने आप को मैंने ए में पूरा झोंक दिया था, क्योंकि बाहर तो सोशल बायकॉट था, कहीं कोई पूछ नहीं रहा था, और यहाँ मान सम्मान मिल रहा था, एक उपयोगी होने की भावना भी हो रही थी। यार अरे अपनी शराब बंद हो गई यार, और अपने साथ साथ अपने से जुड़े हुए लोग भी शराब से दूर हो रहे हैं, नाम हो रहा है। तो मुझे लगा कि यही है सब कुछ, और मैं कहीं तो भी दोस्तों इस प्रोग्राम की तरफ ध्यान देने से चूक गया। लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में सारा फर्क सामने में आ रहा था कि सिर्फ मैं शराब से दूर हूं, बाकी सारी चीजें जैसी की वैसी है। जो मेरे संबंध पहले ए में आने के पहले खराब होते थे मेरे स्वभाव की वजह से, वही ए में आने के बाद में भी खराब हो रहे हैं। वैसा ही मेरे तेवर, वैसी ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, वही मेरी मुर्गी की देर टांग। और कहीं तो भी ये सारी चीजें दोस्तों मुझे फिर से एक बार उसी अवस्था में लेके जा रही थी जो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ कहते हैं कि एक शराबी की पहचान है रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, चिड़चिड़ा, नाखुश, अस्थिर। अब ए में आने के बाद में सोब्राइटी में भी अगर वही हाल मेरे है, वैसे ही एक ही सोब्राइटी में रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट फील कर रहा हूं, तो कोई ज्यादा फर्क ही नहीं रहा। घर के लोग सोब्राइटी में भी परेशान है, बाहर के लोग भी परेशान है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भी लोग परेशान है, नए हो पुराने हो, सब पे मैं उछल पड़ रहा हूँ, सबका मैं अपमान कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं बिल्कुल सब सही हूँ, ब्लेमिंग नेचर। तो आखिरकार दोस्तों इन सारी चीजों ने इस ए के प्रोग्राम पर फोकस करने के लिए मुझे बाध्य किया, क्योंकि मैं शराब से दूर था, अच्छी सर्विस कर रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। अंदर से कहीं तो भी एक पीस ऑफ माइंड को मैं मिस कर रहा था। और तब जाके दोस्तों मैंने 4 साल के बाद में सही मायने में इस प्रोग्राम को लेना शुरू किया। इनिशियल स्पॉन्सर थे, उन्होंने काफी मदद की थी इनिशियल डेज में प्रोग्राम को समझाने में, खासतौर पे परंपराओं पे फोकस करने में, लेकिन कदमों से मैं भाग रहा था। मगर मैं आखिरकार जब मैंने इस प्रोग्राम को समझना, इस पर चलने की कोशिश करना शुरू किया, तो धीरे धीरे दोस्तों ये बात समझ में आई कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ शारीरिक नहीं है। ये मैं जिस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ वो मानसिक भी है, शारीरिक भी है, भावनिक भी है और आध्यात्मिक भी है। यानी स्पिरिचुअल मैलिटी जो बोली गई है। तो जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करूंगा, अंदर से अपने आप को स्पिरिचुअली अगर क्लीन नहीं करूंगा, तब तक मैं इस सोब्राइटी का आनंद भी नहीं ले पाऊंगा। मेरे जैसे शराबी को लगता है कि ए में आने के बाद में अगर शराब से दूरी मिल गई तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इस सोब्राइटी का सही मायने में आनंद लेना चाहता हूं, तो मुझे अपनी आध्यात्मिक बीमारी का काम करना पड़ता है। वो ऐसी कौन सी चीजें है कि जो अंदर से मुझे परेशान करती है, सब कुछ सही रहने के बाद में भी अंदर से मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, अचानक डिप्रेशन में आ जाता हूँ,
ये मैंने महसूस कर रहा था एएमए रिकवरी में आने के बाद। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार सब कुछ तो सही चल रहा है, मैं दारू से दूर हूँ, अच्छा लोगों का भला कर रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ, शादी नहीं हुई थी, एएमए आने के बाद में शादी हो गई, बच्ची हो गई, काम धंधा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, फिर से लोग जिन्होंने सोशल बायकॉट किया था थोड़े अपनाने भी शुरू हो रहे हैं, फिर भी अंदर से खालीपन क्यों है। तो आखिरकार समझ में आया दोस्तों कि मैं कहीं तो भी अपने अंदर की सफाई करने से भाग रहा हूं। मुझे कहीं तो भी इन सारी चीजों पे गौर करना पड़ेगा, अंदर से अपनी सफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके सही मायने में एक पीस ऑफ माइंड, सेरेनिटी की जो बात ये करती है वो मैं अनुभव कर पाऊंगा। और वही चीजें मुझे मिल नहीं रही थी। तो पूरा प्रोग्राम मेरे लिए बना हुआ है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना था। बाकी तो मेरे पहले आए हुए लोगों ने रेडीमेड मेरे सामने में बना के रखा था। तो जैसी विलिंगनेस शराब बंद करने के लिए लगती है, वैसी ही विलिंगनेस दोस्तों इन कदमों को लेने के लिए भी लगती है। कभी कभी हम लोग खुद होके इस बात के लिए तैयार होते हैं और कभी कभी हमको ये कदम मजबूरी में लेने पड़ते हैं। वो परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है कि आखिरकार आपको दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता कि आपको कदमों को लेना ही पड़ेगा, वरना फिर शराब की तरफ जाने के रास्ते खुले ही है। या फिर अगर शराब नहीं भी पिएंगे तो ये जो सोबराइटी मिली है इसका हम आनंद नहीं ले पाएंगे। और जब मैं मेरे पहले आए हुए लोगों को, ओल्ड टाइमरों को देखता था जो प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनसे जेलस फील होता था कि यार ये इतने सालों से सोबर तो है ही है, लेकिन इनके चेहरे पे चमक मैं देख रहा हूँ, इनकी बातों में एक गंभीरता, आनंद देख रहा हूँ, तो क्या ये मुझे मिल सकती है? तो ओल्ड टाइमर शेयरिंग में बताते थे कि बिल्कुल मिल सकती है। जो भी इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेगा हर किसी को ये चीज मिलने वाली है, बशर्ते कि आप प्रोग्राम प्रैक्टिस करो। 8वें और 9वें कदम के बाद ही दोस्तों 12 प्रॉमिसेस लिखे गए हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं बोला ये अपने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें मुझे थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रही थी। बोला ये जैसे अपन ने बाकी रिलीजियस और आध्यात्मिक पुस्तकों में कभी पढ़ने में आई थी ऐसी कुछ दिख रही है, लेकिन ये सही मायने में मेरी जिंदगी में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। लेकिन उन प्रॉमिसेस के नीचे ही लिखा है दोस्तों कि ये एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल कभी देर से कभी जल्दी ये जो 12 प्रॉमिसेस है एक है वो उतरते हैं हमारी जिंदगी में, बशर्ते कि हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करें। और मैं आज बोल सकता हूं दोस्तों पूरे 12 प्रॉमिसेस 100% मेरी जिंदगी में शायद उतरे न उतरे, लेकिन इन 12 प्रॉमिसेस में से कई प्रॉमिसेस मैं अनुभव करता हूं कि मैं फील करता हूं, मेरी जिंदगी में उतरते हुए उनको महसूस करता हूं। पहले से आज कहीं तो भी जो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट वाली जो फीलिंग है वो कम है। ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरी तरीके से चली गई है, लेकिन जब इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस मैंने किया तो मैं उस पीस ऑफ माइंड को, उस सेरेनिटी को रोज के रोज महसूस कर सकता हूँ। ये अवस्था मेरी 24 घंटे नहीं रहती, मुझे उसको लाने के लिए प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो बिल डब्ल्यू बिग बुक में 2 जगह बोलते हैं कि हमारे अस्तित्व का चौथा आयाम, और उसमें वो डिफाइन भी करते हैं पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस और यूजफुलनेस। तो जब मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूँ तो अचानक कभी कभी मैं महसूस करता हूँ उस हैप्पीनेस को, उस पीस ऑफ माइंड को, उस उपयोगी होने की भावना को, जो अचानक मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने अस्तित्व के चौथे आयाम में, 4th डायमेंशन में जी रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें हमेशा नहीं होती, इनको बार बार पाने के लिए लगातार इन कदमों पे प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। तो जब मैंने खास तौर पे चौथे कदम के लिए स्पॉन्सर बनाया और उनके मार्गदर्शन में जब मैंने चौथे कदम में अपनी इन्वेंट्री लिखी, उस चौथे कदम की इन्वेंट्री में ही मेरी डुअल पर्सनैलिटी सामने में आ गई।
ए में आने के वक्त जो एक फीलिंग थी कि यार अपन बहुत सब कुछ अपना अच्छा है, सिर्फ शराब खराब है और मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी का नुकसान किया बॉस, मैंने दूसरे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। एक मेरा लव अफेयर था, उसमें मुझे कहीं तो भी असफलता मिली थी, तो मैं उसके भी गुमान में था कि भाई देखो दुनिया में तो प्रेम प्रकरण में हार के बाद लोग क्या क्या नहीं कर डालते, लेकिन मैंने तो सेक्रीफाइस किया। लेकिन मैं कौन सी सेक्रीफाइस कर रहा था, मैं अल्कोहलिज्म में अपने आप को आत्महत्या करने के लिए ले जा रहा था और उस अल्कोहलिज्म के दौरान न जाने कितने लोगों को मैंने खून के आंसू रुलाए थे, कितने लोगों को मैंने नरक यातनाएं दी थी। जो बिग बुक में ही लिखा है कि हम उस टॉर्नेडो की तरह है, उस तूफान की तरह जो अपने रास्ते से तो गुजरते हैं लेकिन सबकी जिंदगियों को तहस नहस करके जीते। तो जो शुरू में जो फीलिंग थी कि मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया बॉस, जैसे ही चौथे कदम पे अपनी छानबीन किया, सारा कच्चा चिट्ठा सामने में आ गया। कैसे कैसे लोगों को अलग अलग तरीके से मैंने नुकसान किया है। हार्म्स की नुकसान की परिभाषा भी दी गई है। कई बार नुकसान की परिभाषा हमको लगता है कि आर्थिक होती है, किसी का पैसा ले लिया, वापस नहीं दिया या चोट दे दिया, मगर बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। हार्म्स यानी कितने प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक, शारीरिक, भावनिक, आध्यात्मिक, और उसी में एक ये आर्थिक भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी का पैसा ले लिया हमने और वो वापस नहीं किया, किसी का पैसा हजम कर लिया, चोर लिया, चोट दी, बस वही हमने लोगों को नुकसान पहुंचाया, ऐसा नहीं है। हमारे भाषा से, हमारे व्यवहार से, हमारे एटीट्यूड से हमने कई बार लोगों को अंदर से परेशान करके रखा है। और उन सारी चीजों की कहीं तो भी एक जो ये लिस्ट है, एक जो सूची है, वो उसी वक्त तैयार होने लग गई थी। वो लोग सामने में आने शुरू हो गए थे कि कैसे डुअल पर्सनैलिटी में मैं जी रहा था, बाहर की दुनिया को कुछ और दिखा रहा था, लेकिन मेरे अंदर में जो मैं था उससे मैं भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, चौथे कदम की छानबीन के बाद में मेरा अपना असली स्वरूप मेरे सामने में आ गया। उसी में मुझे बहुत कुछ बातें समझ में आ गई, कैसे कैसे मैंने लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनिक आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, उनके दिलों को दुखाया है, उनको खून के आंसू रुलाए हैं। मेरे घर के लोग भी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, काम धंधे पर के लोग हैं। और कहीं तो भी थोड़ा लेट इन्वेंट्री करने के बाद, ऐसा नहीं कहूंगा कि लोगों ने मेरे जैसी लेट इन्वेंट्री लेनी चाहिए, बहुत सारे अभी तो नए लोग, बहुत अच्छा है दोस्तों कि जल्दी ही, यानी ए में आने के कुछ महीनों, कुछ दिनों के बाद ही वो 4 स्टेप लेना शुरू कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने 4 साल के बाद में अपनी 4 स्टेप इन्वेंट्री ली, तो उसमें ए के लोग भी शामिल हो गए। मैंने ए के लोगों को भी कहीं तो भी नुकसान पहुंचाया था। ए के लोगों के प्रति भी मैं रिजेंटमेंट फूलता, तो 60-70 तो ए के मेंबरों के नाम निकले थे मेरे। तो ये जो एक लिस्ट है जो 8वें कदम में बोली गई है कि हमने उन सब लोगों की एक सूची बनाई जिनको भी हमने नुकसान किया था, वो चौथे कदम में ही मोटे तौर पे बननी शुरू हो जाती है। लेकिन प्रोग्राम 8वें और 9वें कदम की जो बात कर रहा है, तो वो 6वें और 7वें के बाद लिखा है। जब हम चौथे कदम पे अपनी छानबीन करते हैं, अपने गुनाहों की कबूली 5वें कदम में अपने स्पॉन्सर या अन्य व्यक्ति के सामने में देते हैं, उसके बाद में हमारी बीमारी का जो एग्जैक्ट नेचर है वो हमारे सामने में आ जाता है। किस किस प्रकार के चरित्र के दोषों से हम भरे हुए हैं, किस किस प्रकार से उन चरित्र के दोषों की वजह से हमने लोगों का नुकसान किया है, अलग अलग तरीके का। तो 6वें 7वें कदम पे हम उनको निकालने के लिए तैयार होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, इन्हीं चरित्र के दोषों की वजह से मैं अल्कोहलिक बना, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हुआ,
और मेरे साथ में मेरे से जुड़े हुए लोग भी कहीं तो भी परेशान और तबाह और बर्बाद हुए हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या मैं जिन जिन लोगों का मैंने नुकसान किया है, जिनको मैंने प्रताड़ित किया है, क्या वही काम अब भी मुझे जारी रखने हैं? अगर मैं उनको जारी रखना नहीं चाहता तो सबसे पहला काम है कि सबसे पहले तो जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया है उनकी मुझे भरपाई करनी पड़ेगी, उनसे अपने संबंध सुधार करने पड़ेंगे। 8वां और 9वां कदम संबंध सुधार का कदम है दोस्तों, क्योंकि पहले कदम पे हार मानने के बाद में, अपनी अस्वस्थता कबूल करने के बाद में शराब तो मेरी बंद हो गई, लेकिन जब तक मैं मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर फिट नहीं रहूंगा, अंदर से शांत नहीं रहूंगा, तो ये मेरी सोब्राइटी आधी अधूरी रहने वाली है, कच्ची रहने वाली है। इसीलिए बोला जाता है कि नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी। अभी फिजिकल सोब्राइटी मिल चुकी है, लेकिन हमारा जो अगला पड़ाव है वो इमोशनल सोब्राइटी है, भावनात्मक स्थिरता। तो जब मैं भावनात्मक स्थिरता अपनी सोब्राइटी के लिए चाहता हूं, तो सीधी बात है कि जिनको भी मैंने नुकसान पहुंचाया है, जिनसे भी मेरे संबंध खराब हुए हैं, जिनसे मैंने संबंध खराब किए हैं, उनसे मुझे फिर से संबंध ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग इसी दुनिया के लोग हैं। और जब वो मेरे सामने में आएंगे या जब उनकी याद मुझे आएगी, तो मैं अंदर से सहज नहीं रह पाऊंगा। मेरे घर में जब मैं देखता हूँ, मेरे पिताजी भी शराबीपन के शिकार थे, 6 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके प्रति बहुत रिजेंटमेंट था मुझे। और जब तक मैं शराब के चंगुल में नहीं फंसा था, फिर भी मैंने उनको काफी सहन किया था। लेकिन जैसे ही मेरी जिंदगी में शराब आई, उसने बिल्कुल मुझे भावनात्मक रूप से पूरा तूफानी कर दिया था। एक जमाने में पिताजी को डरने वाला इंसान, बाद में मैं धीरे धीरे तू मैं, फिर गाली गलौज, और एक समय ऐसा आया कि मैंने उन पे हाथ भी उठा दिया था। लेकिन ए में आने के बाद में जब मैंने ये सारी चीजें सुनी कि अल्कोहलिक के साथ ही जीना पड़ेगा, शुरू में मैं परेशान था कि यार मैं तो शराब बंद कर दिया, पिताजी की शुरू है। तो ओल्ड टाइमरों ने समझाया कि भाई जैसे तुम बीमार इंसान हो, अपने आप को बीमार समझते हो, तो वैसे ही उस अपने पिताजी को भी बीमार समझ के माफ कर दो, और उसके सिवा कोई चारा है नहीं। लेकिन दोस्तों सही मायने में मुझे फायदा तब हुआ जब मैंने चौथे कदम की रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री में पिताजी के प्रति रिजेंटमेंट और मैं कहाँ गलत था, इसकी जब मैंने छानबीन की और खुद ही पढ़ा कि मैं कहाँ गलत था, तो पिताजी के प्रति सारे जो रिजेंटमेंट थे वो कहीं तो भी हवा में गुल हो गए। एक प्रोग्राम ने जो बोला था कि भाई हमारे जैसे और भी लोग बीमार होते हैं, वो भी हमारे जैसे स्पिरिचुअली सिक होते हैं, तो उनके लिए हमको फॉरगिवनेस एक सबसे बड़ी चीज है। यदि हम, जिन्होंने भी हमारा नुकसान किया, ऐसा हमको लगता है, यदि हम उनको माफ करते हैं तो ही हम इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सालों का जो बोझ मेरे अंदर में, जो कचरा मैंने जमा करके रखा था, जो पिताजी के प्रति रिजेंटमेंट था, और फिर मेरे हाथों से जो गलतियां हुई थी, उसकी जो ग्लानि थी, वो घर में आने के बाद कहीं तो भी मुझे परेशान करती थी। जब मैं ए में लोगों की भरपाइयों के अनुभव सुनता था, तो रह रहे के मुझे मेरे पिताजी और माँ की याद आती थी, मेरी शादी होने की थी। तो दोस्तों वो सारी चीजें मुझे कहीं तो भी परेशान करती थी। ए का प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन का प्रोग्राम है। जब हम ए में किसी अनुभवी व्यक्ति के अनुभव सुनते हैं, तो हमें भी बहुत सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती है। तो वही मेरे साथ में सोब्राइटी में होता था। जब दूसरा कोई शेयर करता था, तो मेरे किस्से कहानियां और मेरे जो गलत काम मैंने किए थे, वो मुझे याद आने शुरू हो जाते थे, और वो मुझे अंदर से परेशान करते थे। यानी ये जो शराब की दूरी सोब्राइटी जो मिली है, उसको मैं ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहा था।
और उसके पीछे का कारण यही था कि मैं भरपाइया करने के लिए तैयार नहीं था, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था, संबंध सुधारने के लिए तैयार नहीं था, जो मेरी सात्विकता को कहीं तो भी अफेक्ट करने वाली चीजें साबित हो रही थी। और फिर जब दोस्तों मैंने मेरे पिताजी के प्रति के सारे जो रिजेंटमेंट थे वो एक साइड में रखकर मैंने अमेंड करने शुरू किए, तो मैंने देखा दोस्तों कि वो जो गलत काम मेरे हाथों से पिताजी के प्रति हुए थे, वो जो पहले मुझे जितने चुभते थे वो अब चुभना बंद हो गए थे। तो मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी दोस्तों उनसे मुंह जबानी माफी नहीं मांगी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मुंह जबानी माफी नहीं मांगनी चाहिए। जरूर बेशक जहां मुंह जबानी माफी की गरज होती है वहां हमने मुंह जबानी माफी मांगनी चाहिए। ऐसे कई मौकों पे मैंने मुंह जबानी माफियां मांगी और इतने फैंटास्टिक रिजल्ट कि उन्होंने मेरे में जो बदलाव देखा कि एक जमाने का ये इतना शराबी आदमी आज शराब से दूर है, थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो हंसते खेलते उन्होंने मुझे माफ कर दिया। यह हमारे साथ में होता है दोस्तों, सिर्फ हमारी विलिंगनेस चाहिए कि मैं अमेंड करने के लिए तैयार हूं। जो अतीत का कचरा मैंने अपने दिलो दिमाग पे गिरा कर रखा है, उस अतीत के कचरे को अगर मैं साफ नहीं करूंगा तो मुझे सेरेनिटी, मुझे पीस ऑफ माइंड मिलने वाला नहीं है। चाहे इस काम को थोड़ी देर लगे चलेगा, लेकिन मेरी विलिंगनेस ये होनी चाहिए कि नहीं, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं। आज भी ऐसे कई अमेंड्स की जो जिम्मेदारियां है आज भी मेरी पूरी हुई नहीं है। आज भी उसमें से कुछ अमेंड्स ऐसे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होती वो अमेंड करने की। एक प्रोग्राम ने बताया है कुछ भरपाइयां ऐसी होने वाली है कि जो तुरंत हो सकती है और तुरंत करके ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। कुछ अमेंड्स को हमको पोस्टपोन भी करना पड़ सकता है। कुछ अमेंड्स ऐसे होते हैं कि शायद ही हम उनको कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आज दुनिया में नहीं है या फिर हमारी नजर के सामने में नहीं है, वो कहाँ चले गए पता नहीं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन कहीं तो भी मेरी एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये जो अतीत का जो बोझ है अपने दिलो दिमाग से निकालकर उतारना चाहता हूँ। अतीत का कचरा मैं साफ करना चाहता हूँ। मुझे अपने साइड का कचरा साफ करना है। जिन लोगों से मैं अमेंड करना चाहता हूँ, माफी मांगना, माफ करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे अप्रोच करने के बाद में मुझे माफ करे न करे, उनकी प्रतिक्रिया निगेटिव रहे, लेकिन मुझे अपने बारे में सोचना है, क्योंकि अमेंड करने मैं जा रहा हूँ। अमेंड करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अगर मैंने चौथे कदम में अपनी छानबीन ठीक तरीके से की है तो मेरा ब्लेमिंग नेचर जाने ही वाला है। मैं रिजेंटमेंट रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ दोषी था? लोगों ने मेरा नुकसान किया होगा, ठीक है, लेकिन मैंने उनका क्या नुकसान किया? वो तह तक जाने वाली बात जब मैं करता हूँ तो दोस्तों मेरी गलतियां मेरी नजर के सामने में आती है कि मैं कहाँ दोषी हूँ, और मैं समझता हूँ कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है अपने साइड का कचरा साफ करने की। तो ऐसे कुछ लोग मिलेंगे कि जिनको आपको मुंह जबानी भी माफी मांग सकते हैं, लेकिन मुंह जबानी माफी से ही काम नहीं होता। जिन माँ बाप को मैंने कई सालों तक मैंने सताया, रुलाया, मेरी वजह से बहुत परेशानियों में वो लोग जुए, अब मैं ए में आने के बाद में 365 दिन पूरे करने के बाद बर्थडे की मीटिंग में डायस पे खड़ा हो जाता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे माँ बाप को मैंने बहुत रुलाया, मैंने बहुत सताया, तो आज मैं उनसे माफी मांगता हूँ, पाँव भी पकड़ लेता हूँ। तो मुझे लगता है दोस्तों सिर्फ इतना करने से ही होने वाला नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता है कि ये जो है, ये सारी चीजें एक्शन में भी होनी चाहिए, और वो चीजें मैंने करने की मेरे पिताजी के साथ की। आखिरी दिनों में वो काफी बीमार रहा करते थे, और उस वक्त दोस्तों मैंने उनकी सेवा की, और वो सेवा सच्चे मन से की, कोई बगैर किसी रिजर्वेशन की।
ये मैं कर सका क्योंकि दोस्तों मेरे मन में उनके प्रति जो रिजेंटमेंट थे वो निकल पाए करके ही दोस्तों मैं उनकी वो सेवा कर पाया। तो यही इसी तरीके से दोस्तों मेरी जिंदगी में जैसे जैसे मुझे जम सकता है, जिन जिन लोगों को मैं फेस कर रहा था, पॉसिबल है जहां कि मैं आसानी से उनकी अपनी सोब्राइटी को बगैर कोई चोट पहुंचाए या उनको कोई तकलीफ दिए मैं उनकी भरपाई कर सकता हूं, तो वो मैंने शुरू से ही करनी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी। कदमों पे भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ भरपाइयां मेरे लिए इमरजेंट थी, यानी मुझे समय के साथ साथ उनको करना जरूरी था। और कुछ कुछ ऐसे चलते फिरते भी हो गई। कोई काम धंधे पर के लोग हैं, अचानक उनका ख्याल आ गया। एक अच्छे दोस्त को मैंने सिर्फ बहुत ही छोटी रकम के लिए मैंने उनको दुखाया था और उनसे रिश्ते खराब किए थे। वो भी पीने के दिनों की बात थी। पीने के लिए उनसे पैसे मांगने के लिए मैंने हाथ पांव जोड़ के पैसे मांगा था और समय पे उनके पैसे लौटाया नहीं। और एक दो बार जब उन्होंने टोका तो उनको मैंने देने से ही इनकार कर दिया कि मैं कोई भाग रहा हूँ क्या, तो मेरे को ऐसा वैसा समझे क्या। और बहुत छोटी रकम थी। और उस एक घटना से एक अच्छा दोस्त मैंने करीब करीब 7-8 साल के लिए खो दिया था। ए में आने के बाद में जब हम एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं तो लगा मुझे भी नहीं यार ये ठीक नहीं है, हम एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं और इस तरीके से मनमुटाव रखना ठीक नहीं है। तो मैंने उनको अप्रोच किया और मैंने उनको माफी मांगी। और वो जो छोटी रकम थी वो जब मैं देने के लिए गया तो वो तो लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। अरे नहीं यार बोले, अभी तुम बहुत अच्छे हो, घरों से दूर हो गए, कोई बात नहीं बोले, वो छोड़ दो बोले। और देखो दोस्तों आज मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो ऐसे ही जब मैं 8वें कदम पे अपनी लिस्ट बनाता हूँ, ऐसे उन सब लोगों की किन किन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, किसी की भावनाओं को दुखाया, किसी का आर्थिक नुकसान किया, वो लिस्ट बनाने के बाद में कहीं तो भी मेरी राह आसान हो जाती है। मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि किस व्यक्ति को कब अप्रोच करना है। और इन चीजों के लिए बहुत ही सजगता, बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमारी अपनी सोब्राइटी पे भी आँच आ सकती है और कभी कभी दोस्तों ऐसी जगह भी रहती है कि हम भरपाइया करने के लिए यानी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए जा रहे हैं और दूसरों को परेशान कर दे, तो उससे बचने के लिए भी ये ने बोला है। लेकिन ये जो भरपाई का जो प्रोग्राम है दोस्तों, अगर मैं एक लॉन्ग टर्म सोब्राइटी चाहता हूँ, सही मायने में अपनी जिंदगी में सेरेनिटी चाहता हूँ, तो मुझे इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। उसी बिग बुक में इसी प्रकरण में लिखा है इनटू एक्शन में कि आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिक जो जीवन है सिर्फ थ्योरी नहीं है कि बिग बुक पढ़ लिए, 12x12 पढ़ लिए और शेयरिंग कर लिए। तो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ये बात करती है वो हमको नहीं मिलने वाले। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तभी मिलेंगे, सही मायने में सेरेनिटी को फील हम तभी करेंगे जब इन कदमों को प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि जैसे जैसे मैं भरपाइया करते गया वैसे वैसे मेरे जो संबंध लोगों से ठीक होते गए, तो उसका फायदा मेरी अपनी मन शांति को हुआ। आज ऐसे बहुत कम लोग हैं, नहीं के बराबर, कि जिनको सामने में देख के मैं डर सकता हूँ। एक एरिया के ही एक साहूकार से मैंने 10% से पैसा ले लिया था अल्कोहलिज्म में, और अल्कोहलिज्म के दौरान भी मैं इतना डरा हुआ रहता था और सोब्राइटी के दिनों में भी मैं डरा हुआ रहता था, क्योंकि ए में आने के बाद में भी उनका अमाउंट देने लायक मेरे पास में उतनी शक्ति नहीं थी। तो हर जगह मैं उस व्यक्ति को देखता था। पीने के दिनों में भी मेरी शराबीपन को बढ़ाने का काम वो साहूकार करता था। घर से निकलने के बाद में मैं पहले ये नजर देखता था कि वो कहीं खड़ा तो नहीं है, कहीं चौक पे तो नहीं खड़ा है, कहीं वहां तो नहीं खड़ा है। कई बार मैं भ्रम का भी शिकार हो जाता था कि वही वहां खड़ा होगा। और मेरे ही इलाके में वो साहूकार रहता था, तो उसके घर के आसपास से गुजरने के लिए भी मुझे कहीं तो भी डर लगता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता है कि जिनके भी हम देनदार हैं,
हमको ऐसे किसी भी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है पूरी तरीके से ईमानदारी का और निर्भयता का है। जिस भी व्यक्ति के हम देनदार होते हैं वो उसको उसके पैसे से मतलब होता है, वो कोई हमारी जान लेने वाला नहीं है। और हमने उसका आर्थिक नुकसान किया है, उसको कहीं तो भी मानसिकता उसकी खराब की है, तो उसके गुस्से का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग जब हम अप्रोच करते हैं बिल्कुल दिलेर मन से और सीना ताने और अपनी परिस्थितियां उसके सामने में बिल्कुल खोल के रख देते हैं, तो बहुत सारे मौकों पे वो लोग बहुत लेनिएंट व्यू हमारे मामले में रखते हैं। कुछ लोग तो माफ भी कर देते हैं। और मेरे साथ में भी वही हुआ। जिस साहूकार से मैं एक छोटे अमाउंट के लिए अल्कोहलिज्म में भी डरा हुआ महसूस करता था और सोबराइटी में भी डरा हुआ महसूस करता था, वो उसको फेस करने के बाद में वो डर मेरा निकल गया। आज बिल्कुल वो सारी चीजें क्लियर हो गई है मेरे मन से। तो कहीं तो भी ए में आने के बाद में जब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारी प्रोमिसेस में लिखा है कि लोगों का डर, इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल, भविष्य की चिंताएं सब आपकी कहीं तो भी गुम होने वाली है अगर हम प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किए। जिन जिन लोगों को मैंने नुकसान किया था, जिन जिन लोगों को मैंने चोटें पहुंचाई थी, धीरे धीरे ही सही दोस्तों, जब मैंने उनसे संबंध अच्छे करने शुरू किए, जैसा मैंने बताया कुछ कुछ लोगों से मैंने सीधे मुंह जबानी माफी मांगी, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने मुंह जबानी माफी नहीं मांगी। मैंने अपने एक्शन से उनके साथ में अमेंड किया। खुद जाके मिलना, उनसे हंसते हुए बात करना या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी कोई मदद कर देना। और कुछ कुछ लोगों से सीधे उनसे माफी मांगी। और किसी के अगर कुछ काम लिए थे वो काम नहीं कर पाया तो मैंने उनके पैसे लौटाने के, एक व्यक्ति थे तो मैंने उनसे पैसे ले लिया था लेकिन उनका काम नहीं किया था। तो ये में आने के बाद में कुछ ही महीनों के बाद में, ज्यादा महीने भी नहीं हुए थे, मुझे लगा कि नहीं यार अब उससे अप्रोच करना चाहिए, संबंध अच्छे थे उनसे। तो मैं बोला आपसे जो अमाउंट है मैं वापस करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बोले, वो वापस मत करो बोले, वो काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है बोले, आप एक काम करो बोले, वो काम मेरा करके दो। तो ऐसे ऐसे चमत्कारिक अनुभव हमको दोस्तों इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते वक्त आते हैं। मगर आज भी दोस्तों ऐसे अनगिनत मेरी जिंदगी में वो अनुभव है कि जिनकी मैं भरपाइयां नहीं कर पाया और आज भी उन भरपाइयों को सीधे करने से मैं डरता हूँ। जो हमारा 9वां कदम भी बोलता है कि जहां तक संभवतः हमने उन सब लोगों की सीधी भरपाई की, मगर ऐसे कुछ मामलों को हमको छोड़ना पड़ता है कि जहां हम भरपाई करने के लिए गए और अपना खुद का भी तो नुकसान हो ही सकता है लेकिन उस अन्य व्यक्ति का भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ मामले मेरे साथ में भी है। उदाहरण के तौर पे तो बहुत सारी चीजें लिटरेचर में दी गई है कि भाई अगर आपका कई अनैतिक संबंध है, कई अफेयर है और एक प्रकार से आपने आपकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उससे विश्वासघात किया है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को कुछ मालूम ही नहीं उन चीजों के बारे में, तो बेफिजूल में अमेंड के नाम पे उनके मन में जेलसी पैदा करना, रिजेंटमेंट पैदा करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसी जगह से हमने कहीं तो भी बचना चाहिए। तो सोबराइटी के दिनों में भी मेरे साथ में ऐसा एक हादसा हुआ था। जो बोलते हैं कि हमारे चरित्र दोषों की इतनी तीव्रता होती है कि ए में आने के बाद में भी हम कहीं तो भी उनके मामले में कमजोर साबित होते हैं। तो मेरे साथ में भी ऐसा एक हादसा हुआ था कि किसी अपोजिट सेक्स की व्यक्ति के प्रति मोबाइल से ही मैसेज टू मैसेज मेरे वार्तालाप कन्वर्सेशन शुरू हो गए थे और मैं अपने आप को गांव का शाना समझ के सिर्फ एंजॉयमेंट के तौर पे उस चीज को ले रहा था। अपने को कुछ करना तो नहीं है बॉस, लेकिन आगे वाला अगर मुझे प्रोत्साहित कर रहा है तो अब टाइम पास के लिए चलो मैसेज टू मैसेज के लिए। और उस वक्त मुझे लगता है कि मैं 6-7 साल का सोबर था, लेकिन वो जो एंजॉयमेंट के लिए जो मैं उस काम में मैं फंसा, तो मैं इतना डीप में चले गया कि मैं आधी आधी रात तक मैं मैसेज टू मैसेज ही उस चीज का मजा लेने लग गया था। आज ए में आने के बाद में मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि क्या ये
जो मेरी लाइफ पार्टनर है उसके प्रति विश्वासघात नहीं है। चाहे मैं फिजिकली कभी उस व्यक्ति से मिला ना हो, लेकिन जो चीजें मैं उस व्यक्ति के साथ में मैसेज टू मैसेज भी करता था, तो वो बिल्कुल भी एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले आदमी के लिए ठीक नहीं है। और उस वक्त मैं देखा कि मैं हमेशा डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे आगे वाले व्यक्ति की डिमांड्स बढ़ते जा रही है। ये तो ग्रेस ऑफ गॉड है कि मैं ए के प्रोग्राम पे था करके बहुत बड़ी गलती करने के पहले ही संभल गया। जब मैंने देखा कि आगे वाले व्यक्ति की डिमांड्स कुछ ज्यादा बढ़ रही है, तो दोस्तों मैंने बिल्कुल जो बोलते हैं कि ए में एक मार दो टुकड़े, जैसे शराब को एक झटके में बंद कर दिया है, तो वैसे ही इन बाकी चीजों से भी एक झटके में ही तोड़ ताड़ के निकलना पड़ता है, तभी हम निकल सकते हैं। तो थैंक्स गॉड कि ये ए के प्रोग्राम पे लगातार होने की वजह से मैं जल्दी संभल गया और मैं वहां से निकल गया। लेकिन अब मैं इन चीजों को, अगर जो मेरी लाइफ पार्टनर को बिल्कुल कुछ पता भी नहीं है और उसके साथ में अगर भरपाई के नाम पे शेयर करूं, तो वो तो मानसिकता खराब करने वाली चीजें हो जाएंगी ना। और मैं बेवजह उनके मन में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति या मेरे प्रति भी रिजेंटमेंट, जेलसी की चीजें पैदा करूं, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं कि जहां मुझे अवॉइड करना पड़ता है। ऐसे ही एक मेंबर, जो आज मेंबर नहीं थे, वो मेरे ही इलाके के एक मेरे दोस्त ही थे। एक लाइब्रेरी में हम पढ़ाई करने जाते थे और वहां पर वो दोस्त जो था कभी कभार पी खा के बिल्कुल टेबल पर सो जाता था। शाम के समय में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अकेले ही उस लाइब्रेरी में गया और उस वक्त पढ़ाई करने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था और ये जो महाशय थे ये बिल्कुल टाइट होके फुल टेबल पे तान के सोए हुए थे। तो पहले तो मैं उनके पास गया कि भाई चलो इनके जेब में कुछ पैसे वैसे होंगे तो देख लेता हूँ, नहीं तो कोई निकाल लेगा। और शौक मेरा भी उफान पे था। तो उनकी जेब मैंने जब टटोली तो 500-600 रुपए मुझे दिखे। अब एक मन में विचार था कि मैंने अभी नहीं निकाला तो और कोई निकाल लेगा, तो वो मैंने निकाल तो लिया, लेकिन बाद में एक शराबी खुद ही तंग हाल होता है। वो 500-600 जो भी थे वो सब मैंने भी दारू में फूंक दिए। तो मेरे में अगर थोड़ी ईमानदारी होती तो मैं बाद में वापस भी करता था, लेकिन एक शराबी का हाल ऐसा होता है कि उसको खुद ही तो पीने की तकलीफ होती है। वो एक बार लेना जानता है, देना नहीं जानता। तो बाद में वो बात रह गई, क्योंकि उस व्यक्ति को भी कुछ पता नहीं था और मैं भी वो बताने की पोजीशन में नहीं था या मेरे पास वापस करने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन ए में आने के बाद में अपने चौथे कदम की इन्वेंट्री में ही मैंने अपने स्पॉन्सर से चर्चा की थी कि बोले ठीक है वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, लेकिन आप इनडायरेक्टली तरीके से भी वो भरपाई कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के आप उनको जानते हो, उनके परिवार को जानते हो, तो उनके परिवार में अगर कोई प्रोग्राम है तो बगैर कुछ बताए आप उनके परिवार को मदद कर सकते हो। तो ये एक अलग तरीका अमेंड का कि जो आज दुनिया में नहीं है या जो जिन लोगों से आज मैं मिल नहीं सकता, लेकिन उनके अमेंड मैं करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से भी मैं अमेंड कर सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में और एक तरीका मैंने सीखा कि जब आपका बुराइयों का पलड़ा जो है ज्यादा भारी हो जाता है तो उसको अच्छाइयों के पलड़े से उसको कहीं तो भी ये करो। अगर मैं ए में आने के बाद में, चाहे ए में हो या ए के बाहर हो, अगर मैं अच्छे काम करता हूँ, बुरे कामों से मैं बचता हूँ, तो मेरे अच्छे कामों का पलड़ा अगर भारी हो गया तो कहीं तो भी जो बुरे कामों की यादें जो है वो कहीं तो भी कम हो जाएंगी, कम सताएंगी। तो जिन लोगों की मैं सीधे अमेंड नहीं कर सकता, जो आज मेरे सामने में नहीं मौजूद या जिनको कभी आज मैं मिल नहीं सकता, तो उन यादों को भी कहीं तो भी उनकी तीव्रता कम करने के लिए, उन पापों की भरपाई करने के लिए भी इन्हें एक रास्ता दिया कि अपने आप को अच्छे कामों में झोंक दो। जरूर उन चीजों की जो टीस है, जो अंदर से परेशान करती है, उसमें जरूर कमी आएगी। और सही में दोस्तों, जब हम ए में काम करते हैं, दिल खोल के काम करते हैं, पूरा इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि जो भी पाप, चाहे किसी भी प्रकार के पाप, गलत काम करके हम आए हो, भरपाइयाँ पूरी ना हुई हो, लेकिन अगर विलिंगली हम ये सारे काम करते हैं तो बहुत कुछ इनकी तीव्रता जो हमको अंदर से परेशान करती है, पीसे हुए कांच जैसी अंदर से हमको चीरते रहती है, इनसे हम आजाद हो सकते हैं। मेरी
लॉन्ग टर्म सोबराइटी के लिए और मेरी अंदर से जो पीस ऑफ माइंड और सेरेनिटी के लिए ये चीजें प्रैक्टिस करनी मुझे बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसीलिए 90वें कदम के बाद में वो 12 प्रॉमिसेस लिखे गए हैं कि जो मैं अपनी जिंदगी में कभी अनुभव कर सकता हूँ जब मैं 1 से लेके 90वें कदम तक ये जो प्रोग्राम है अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज बोल सकता हूँ कि मैं जब इन कदमों को जीता हूँ, इन पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ, तो वो सारे जो 12 प्रॉमिसेस हैं मैं अपनी जिंदगी में कभी जल्दी कभी देर से पूरे होते हुए देखता हूँ। आज मेरे मन में अतीत की जो गिल्ट थी गलत कामों की, आज मुझे उतनी नहीं सताती, उतनी परेशान नहीं करती दोस्तों, क्योंकि मेरे पास विलिंगनेस नाम की चीज है कि हाँ, चाहे मैं कितना भी गलत हूँ, चाहे मैंने लोगों को कितना भी सताया, रुलाया, परेशान किया, मगर आज मैं उनकी भरपाइयां करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोगों को जल्दी हो जाएंगी, कुछ लोगों की लेट हो सकती है, लेकिन ए का प्रोग्राम कहता है कि आपका मोटिव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप अंदर से ईमानदार हो और कमिटेड हो कि नहीं, मैं आज अगर लाखों का कर्जा है, आज मैं उसको चुकता नहीं कर सकता, लेकिन विलिंगनेस तो है कि हाँ नहीं, धीरे धीरे करूंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। आज मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं अंदर से तैयार हूं कि नहीं, देर सवेर जैसे ही समय आएगा, एक उचित समय आएगा, कॉमन सेंस और बैलेंस का प्रोग्राम है। क्योंकि कई बार होता यह है कि अति उत्साहीपन में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्रोग्राम लेने के चक्कर में कई लोग अपने विकेट डाउन कर चुके हैं। अंदर से अगर हम अच्छे तरीके से इमोशनली मजबूत नहीं रहेंगे, मेंटली मजबूत नहीं रहेंगे और ऐसी जगह भरपाई करने चले गए कि जहां कुछ ऐसी विपरीत बातें हो गई और फिर हम अंदर से अगर कमजोर है तो सीधे दारू के अड्डे पे भी जा सकते हैं। तो ये जो कदम है दोस्तों, 8वां और 9वां कदम, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, मैं अगर अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में करता हूं तो इसके ज्यादा बेनिफिट है। आज भी मैं अपने स्पॉन्सर के टच में हूं। जहां भी मुझे मेरी लिस्ट में पढ़ता हूं अमेंड्स की, और मुझे लगता है कि अब ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मैं अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करता हूं और वो सही में मुझे अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। एक अकेला व्यक्ति, उसकी सोच कहीं तो भी सीमित होती है, लेकिन जब वो अन्य अनुभवी सदस्य के साथ में अपनी बातों को जब डिस्कस करता है तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती है कि सही तरीके से क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो मेरा मानना है दोस्तों कि ये जो 8वें कदम पे चाहे लिस्ट बनानी हो, लिस्ट तो हम बना सकते हैं, 4थे कदम की छानबीन से ही वो बहुत सारी चीजें हमारे सामने में स्पष्ट हो जाती है। लेकिन लिस्ट बनाने के बाद हमने कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस भरपाई की प्रक्रिया में अगर हमने अपने आप को डाला तो उतनी ही जल्दी हम आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्ति करने वाले हैं, उतनी ही जल्दी हम सोबराइटी और सेरेनिटी को अनुभव करने वाले हैं। ए का प्रोग्राम पूरी तरीके से प्रैक्टिस का प्रोग्राम है। अगर ए बोलती है कि आप हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और यूजफुलनेस को पा सकते हो, तो जितना जल्दी मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करूंगा उतना ही वो 4th डायमेंशन की फीलिंग मुझे मिलने वाली है। जितना मैं इसको लेट करूंगा उतना वो लेट फीलिंग अनुभव मुझे होने वाले हैं। तो यही है प्रोग्राम दोस्तों। आज भी उस भरपाइयों को मैं जीने की कोशिश करता हूँ। आज भी कोशिश करता हूँ कि मेरे संबंध, जो बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने अतीत का कचरा साफ किया है, अब फिर से वो कचरा इकट्ठा ना हो, फिर से मुझे और नए से भरपाइयां करने की आवश्यकता पड़े। उसके लिए आगे 10वें कदम में मुझे रोज के रोज अपनी छानबीन करनी पड़ती है, ताकि मेरे चरित्र के दोषों की वजह से फिर एक बार मैं लोगों को सताऊं, रुलाऊं या नुकसान न पहुंचाऊं और फिर एक बार मुझे वही सारी चीजें रिपीटेडली करनी पड़े। थैंक यू।